कि जो भी पेपर एजुकेशन का हुआ करता था, पहले मैं उसको देखता था। उसमें ऐसे जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे, उनको मैं एक डायरी में नोट करता जाता था। जी। अ, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर विनीत तिवारी सर का कि आप एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म इन युवा प्रतियोगियों के लिए आपने दिया है और आप लगातार निरंतर मार्गदर्शन दे रहे हैं। बिल्कुल एक निःशुल्क तरह से मैं आपके सभी व्यूअर्स के सामने मूर्त रूप में कह रहा हूँ कि वास्तव में डॉक्टर विनीत तिवारी सर का जो मार्गदर्शन है, एक उच्च स्तरीय मार्गदर्शन है और आप लोग सर के साथ जुड़े रहें। सर आपको न सिर्फ आपकी तैयारी के दौरान वरन यदि आप सिलेक्शन पा जाते हैं, उसके बाद भी चयन उपरांत भी आपकी जो समस्याएं होंगी, आपकी जो सर्विस रिलेटेड समस्याएं होंगी, काफी गहन जानकारी है आदरणीय डॉक्टर विनीत तिवारी सर को। परीक्षा व्यवहार पर हमारी चर्चा चल रही थी। परीक्षा कक्ष में किस प्रकार से शांतिपूर्वक तरीके से आपको व्यवहार करना चाहिए, जो आप पढ़ के आए हैं वो 100% आप परीक्षा में दे पाए और 100% जितनी भी प्रिपरेशन आपने की है वो सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाए। तो उस तरफ आपको ध्यान देना है। आपको बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं देना कि मैक्सिमम कितने क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कि पेपर तो बहुत इजी आया है या बाय द वे पेपर बहुत टफ आ गया और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पेपर बहुत टफ आ जाता है, तो उसमें आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं, तब भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके सह प्रतियोगी है, जो आपके साथ में प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी लेवल कमोबेश बहुत अंतर नहीं है, बहुत बराबर अंतर रहता है। एक दो क्वेश्चंस का मार्जिन रहता है। मुझे लगता है कि 500-600 जो प्रतियोगी हैं ऊपर की लिस्ट में, जिनका सिलेक्शन होना होता है। बाकी परीक्षा फॉर्म तो 7-8 हजार भरे जाते हैं। एजुकेशन में सबसे ज्यादा परीक्षा फॉर्म जो है एजुकेशन विषय में ही भरे जाने लगे हैं आजकल। तो उसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि पेपर बहुत टफ आ गया और मुझसे तो 60 ही क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, मैं जनरल का कैंडिडेट हूं, मेरा कैसे होगा। ऐसी चिंता करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऊपर के यदि आप 500 प्रतियोगियों में हैं तो आप समझ लीजिए कि आप बिल्कुल फाइट में हैं और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी आप तैयारी करके आए हैं, बस एरर्स आपको कम करनी है। एरर्स कम क्या, जीरो एरर्स करनी है। एक एरर भी भारी पड़ जाती है। अगर आपने एक भी गलती की तो आपको अगले विज्ञापन का वेट करना पड़ सकता है। और मैं इसका खुद भुक्तभोगी हूं कि मैं अपनी गलतियों का खामियाजा भुगत रहा हूं कि 5 साल बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हुई। 46 में तो वेटिंग लिस्ट में ही था, बिल्कुल जस्ट वेटिंग लिस्ट से, कुछ कोर्ट के केसेस उससे बाहर हुआ। 47 में जितने मेरे थ्योरी में नंबर थे, 13 लोगों का सिलेक्शन हुआ। इंटरव्यू में नंबर कम थे, लेकिन अगर मैं थ्योरी में और नंबर लेके आता तो मुझे उसके लिए नहीं ताकना पड़ता ना, वहीं हो गया होता। तो ऐसे में ये सब चीजें आपके ही हाथ में हैं। और अगर आप थ्योरी में इतनी एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस दिखा देंगे कि आप टॉपर्स की लिस्ट में अगर आ जाएंगे, तब आपको इंटरव्यू के मार्क्स की भी ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए इस परीक्षा में ही आपको अपना 100% देना है। और मैं तो कहूंगा कि बहुत सारी बातें हमारी हो गई हैं और बहुत सारी बातें करनी बाकी हैं। और भी एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ में हैं, हमें उनके विचारों को भी सुनना है। उनके जो अनुभव हैं उनसे हमें लाभान्वित होना है। और मैं आपको पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपना आशीर्वचन व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग पूर्ण मनोयोग से परीक्षा में लगिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि माइंड सेट आपका बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, बहुत स्वीकारात्मक माइंड सेट होना चाहिए, कि जितनी भी नेगेटिविटी सिनेरियो में है उन सबसे बचते हुए आपको अपना फोकस होकर परीक्षा पर तैयारी करनी है और निश्चित रूप से आप सफल होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर तिवारी सर का, कि उन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया और आप सब लोगों से बात करने का एक मौका प्रदान किया। भविष्य में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत बड़ी बात है, मैं आपके संघर्ष को सुनता रहा और मैंने बीच में आपको नहीं टोका। अभी जितने भी लोगों से मैंने बात करी है इसके पहले, जरूर मैं बीच में कुछ क्वेश्चन उनसे कर लिया करता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने आपको 30 मिनट तक सुना है और इतना मजा आया आपको सुनने में कि मैं बता नहीं सकता हूँ। शब्दों में अभिव्यक्त करना एक कठिन कार्य है उसको। सबसे बड़ी बात, दो तीन बातें आपने जो कही है उसको थोड़ा सा मैं अपने शब्दों में भी जो समझा वो मैं बताता हूँ। कि आपने बताया कि आप 46, 47 और 50 3 बार आपने परीक्षा दिया है और जो अनुभव आपका है वो आपकी बातों से परिलक्षित हो रहा था कि 46 में आप वेटिंग में थे, फिर 47 में भी थोड़ी सी चूक हो गई और फाइनली आप 50 में सेलेक्ट हुए। तो मैं जितने भी व्यूअर्स हैं जो चाहते हैं वाकई में कि मुझे सिलेक्शन चाहिए और मुझे एक सीट चाहिए,
सर की सारी बातों को अक्षरशः अगर अमल में लाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। इस बात का भरोसा करिए आप, इसकी गारंटी मैं बिल्कुल दे रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि सर ने 3 पेपर दिए हैं। और जो एरर वाली बात सर ने लास्ट में कही थी कि एरर नहीं करनी है आपको, 0 एरर करनी है, अगर चयन चाहिए तो 0 एरर। क्योंकि सर ने जैसा कि बताया कि विज्ञापन 46 में थोड़े से ऐसे वेटिंग में चले गए थे और 5 साल पीछे हो गए, तो 5 साल मतलब सर 46 में हम लोगों के साथ चयनित हुए होते तो 5 साल आज सर का प्रमोशन भी हो गया होता। तो एक छोटी सी जो एरर बता रहे हैं बाहर किया, उसकी वजह से कितनी चीजें हुई। और एक बात बड़ी सर ने मुझे जो लगी कि सर ने कहा कि कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, कि आप जब उन चीजों को आगे लेके चलते हैं, जो चीजें आपके सामने चल रही हैं, जैसे एजुकेशन आपके पास है अगर, तो एजुकेशन विषय आपने लिया है तो एजुकेशन को आप रेगुलर अगर पढ़ रहे हैं, जैसे कि सर ने बताया कि मैं कोई ऐसा दिन नहीं था जब मैंने एजुकेशन नहीं पढ़ा है, तो यह कंटिन्यूटी और समर्पण जो सब्जेक्ट के प्रति था। हम लोग क्या होता है, एक बार चयन नहीं होता है तो 100 गाली देते हैं, एक्सपर्ट को गाली देंगे, इंटरव्यू देने वाले को गाली देंगे, लेकिन सर का जो एक एटीट्यूड पॉजिटिव है। आप लोग ये भी कह सकते हैं कि अरे सर के पास तो नौकरी थी, बेसिक में नौकरी थी। मैं ये कहता हूं कि जिसको संतुष्ट नहीं होना है उसको कुछ भी बना दो, संतुष्ट नहीं होगा। तो बात इसकी नहीं होती है, बात इसकी होती है डेडिकेशन की होती है। और एक बात और लास्ट में सर को मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो ये एक सफलता के लिए संघर्ष की मिसाल पेश की है, वह हमारे लिए भी मोटिवेशन का काम करेगी। और मैंने बहुत कुछ सीखा है सर आपसे। और जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर वाकई में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, और एक होती है नकली पढ़ाई, एक होती है असली पढ़ाई, असली पढ़ाई अगर करके आप बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, तो सर की बातों का अक्षरशः पालन आपको करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आगे के क्रम में मैं डॉक्टर पंकज सर को बुलाना चाहूंगा कि पंकज सर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि सर पहले मेरे संपर्क में रहे हैं, जब इंटरव्यू वगैरह हो रहा था तब से संपर्क में है, और जब इनका चयन हुआ उसके बाद भी इनसे हमारी बात हुई थी। और बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग इनकी सब्जेक्ट को लेके है, सब्जेक्ट ही नहीं, बाकी जो कहते हैं कि कोई परीक्षा चलती है, यूपी हायर एजुकेशन कमीशन अपना परीक्षा करा रही है, तो उससे रिलेटेड जितने भी करंट की समसामयिक मुद्दों के ऊपर चर्चा होती है, चाहे वो अफवाह ले लीजिए, चाहे कोर्ट का मैटर ले लीजिए, चाहे जितने मैटर ले लीजिए, उन सब पर सर की थोड़ी सी एक अपनी नजर रहती है। और इस नजर के वजह से सर बाकी चीजों पर भी आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकेंगे। सर को मैं बाद में रिक्वेस्ट भी करूंगा कि कमेंट बॉक्स में आपसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो बताएंगे। सर को मैं बुलाता हूं कि आप बीएड और एजुकेशन के अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए कहिए सर। जो भी प्रतियोगी है सभी ने पीजी कर रखा है, सभी ने पीएचडी कर रखा है या नेट कर रखा है। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने सब्जेक्ट को पढ़ रखा है। जैसा कि अनुराग सर ने सिलेबस के बारे में पूरा बता दिया है, तो जब भी हम सिलेबस की यूनिट्स को देखेंगे तो निश्चित रूप से वो यूनिट्स आपकी पढ़ी हुई होंगी। जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो आप किसी भी यूनिट को निगलेक्ट नहीं कर सकते, आपको पूरी यूनिट्स को कवर करना पड़ेगा। और मेरी सलाह ये है कि सबसे पहले हम उन यूनिट्स को देखें, सारी यूनिट्स को देखें, तो हमें कहीं ना कहीं ये पता चलेगा किस यूनिट्स के बारे में हमारे पास पहले से नॉलेज है। जिसके बारे में आपके पास सबसे कम नॉलेज, उसका सबसे पहले लिखित परीक्षा के लिए आपको उस पर ही फोकस करना है। जब आप उसको कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद फिर अगली यूनिट्स आपकी जो सबसे कमजोर लगेगी उस पर आएंगे। क्योंकि होता क्या है कि जो भी यूनिट्स आपकी कंप्लीट नहीं होगी, उस यूनिट्स के फिर सारे क्वेश्चंस आपके चले जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी ये है कि आप सबसे पहले जो भी आपकी क्वेश्चंस है, जो भी आपकी सबसे कमजोर यूनिट्स है, उस पर ध्यान। जबकि इंटरव्यू के लिए इसका उल्टा है। इंटरव्यू के लिए आपको जब तैयारी कर रहे होंगे तो आपको उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, उन यूनिट्स पर ज्यादा ध्यान देना है जो आपकी सबसे स्ट्रांग हो। और डिटेल में अनुराग सर ने आपको सब कुछ बता ही दिया है कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। हमारा केवल इतना पंकज ही सर, मैं आपसे कहना है एक दो प्रश्न मैं लेके आपके लिए आ रहा हूं, और उन प्रश्नों का उत्तर आप देंगे सर, क्योंकि सर ने, अनुराग सर ने बहुत सारी चीजें डिटेल में बहुत बता दी हैं। आपसे डायरेक्ट प्रश्न लेते हैं जो एक अभ्यर्थी के रूप में आता है। मैं भी एमएड का स्टूडेंट रहा हूँ, और मैंने डॉक्टर हरिशंकर गौर विश्वविद्यालय सागर में एमएड का टॉपर रहा हूँ 14-15 के बैच का। तो वहां पे मैं भी इसी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीजें मैंने जो फेस करी हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा भी जेआरएफ हुआ था एजुकेशन में,
तो बहुत सारे मेरे साथ में बच्चे थे जो चीजें फेस किया करते हैं, और समान अनुभव की जो चीजें हैं उसके बारे में प्रश्न करूंगा कि जो मुख्य सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, या टेक्नोलॉजी हो गया, या आपका तीसरा जो होता है टीचर एजुकेशन हो गया, तो इन सब पे मैटर्स मिल जाता है और आपको इसमें दिक्कतें नहीं होती हैं। नेट पे भी बहुत अवेलेबिलिटी है चीजों की। लेकिन करंट में ऐसे कुछ उभरते हुए मुद्दे जिसको कहते हैं, उभरते हुए मुद्दे ऐसे आए हैं जिनके ऊपर मैटर नहीं मिलता है। तो जो लोग एक्सपर्ट हैं वो तो पढ़ लेते हैं कहीं ना कहीं से, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं वहां से निकाल लेंगे या पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, रिसर्च पेपर्स पढ़ लेते हैं। लेकिन वो बच्चे जिनको इनकी समझ नहीं है वो मैटर के लिए कहाँ जाएं? क्योंकि अभी आप तैयारी करके अभी परीक्षा पास करके आए हैं और अच्छा खासा कंपटीशन था बीएड में, तो आप इस पर थोड़ा अपना विचार व्यक्त करिए। कि जहां तक मेरी बात है तो मैंने भी अनुराग सर के साथ ही मैं भी चला हूँ, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का भी इंटरव्यू दिया है, और संयोग बस हमारी जो दूसरी पीजी है वो दोनों लोगों की केमिस्ट्री से ही है। तो इसके लिए मैटर जब आती है तो आज की डेट में मैटर कोई इशू नहीं है, इंटरनेट पर सारा मैटर पड़ा हुआ है, उसको सर्च कर सकते हैं। अभी हमारे समय में जब ये समस्या आ रही थी, क्या था कि हमारे नहीं हो रहा था, तो इस बार ये हुआ कि एक व्यक्ति, हमारे एक मित्र हैं, उनके थ्रू उनके मित्र ने एक ग्रुप बनाया हुआ था। जी, उस ग्रुप के माध्यम से गूगल मीट से हम लोग पर डे तैयारी किया करते। बहुत बढ़िया। तो उसी दौरान अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मैटर को ढूंढते थे। उसी समय एक वेबसाइट मिली उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की, वहां का जो मटेरियल देखा, वहां से भी कुछ मटेरियल मिल गया ओपन यूनिवर्सिटी से। मैंने भी पढ़ा है उसे। इस तरह अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह से स्रोत इकट्ठे किए और मिलकर सभी लोगों ने तैयारी की। जी इस जी जी। वजह से हम लोगों का सिलेक्शन हुआ। अच्छा इसके अलावा हम लोग एक काम और किया करते थे ना, जी कि जो भी पेपर एजुकेशन का हुआ करता था, पहले मैं उसको देखता था। उसमें से जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे उनको मैं एक डायरी में नोट करता जाता। जी और वो क्वेश्चंस हमारे तैयार होते चले जाते, तो जो क्वेश्चंस आ रहे होते थे उन क्वेश्चंस को मैं नोट नहीं करता, उनको छोड़ता जाता। जी। इसकी वजह से भी धीरे धीरे पहले 46 में इंटरव्यू दिया, थोड़े कम नंबर थे, 47 में थोड़े और ज्यादा बेहतर हुआ रिजल्ट। हालांकि कमी उसमें भी बनी रही थोड़े बहुत, इसीलिए रह गया क्योंकि उसमें भी जो एरर थी वो एरर की वजह से चयन नहीं हो पा रहा। एरर बिल्कुल सही कह 50 रहे हैं में भी सर। हुई। यह जो ईरर है, आप जो सही कह रहे हैं सर, जो ईरर है वह बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान करती है, चयन एरर होने और ना होने के बीच तो, में एक अवरोध लेकिन बन के इसमें आती है सभी ये। के साथ मिलकर चयन हो। जब एक क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो रुक रहा हो तो एरर तो मैटर करेगा। जो सबसे कम एरर करता है वही टॉपर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर एक बात और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि गलत लोगों का चयन हो रहा है, गलत लोग पहुंच रहे हैं कॉलेजेस में। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टॉपर बैठा हूँ, इधर सर भी टॉप किए हैं, अपना बता रहे थे केमिस्ट्री में टॉप किए। तो हम लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा? आप खुद ही बता रहे हैं कि आप 3 पेपर दे चुके हैं और इतना तैयारी आपने करी है। तो ये जो बातें उड़ती हैं, आप अनुराग सर ने एक बात कही कि वो सिस्टमेटिक तरीके से जो अफवाह है वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उड़ाई जाती है। मैं कहता हूं हम लोग एक एक इंस्टीट्यूट के अपने टॉपर्स रहे हैं, तो अगर हमारा चयन हो रहा है तो कहाँ गलत लोगों का चयन हो रहा है? ऐसी कौन सी कमी देखने को हम लोगों के बीच में मिल रही है कि कोई ये कह सकता है कि नहीं, अयोग्य लोग में पहुंच गए हैं कॉलेजेस में और योग्य लोग बाहर हो गए हैं? ये चीज मुझे समझ में नहीं आती है कि ऐसा क्यों चीजें होती हैं। लेकिन चूंकि अनुराग सर ने एक बात कही कि यह प्लान के तहत चीजें करी जाती हैं, क्यों करी जाती हैं तो करने वाले ही जाने। आप लोगों का इसके ऊपर क्या विचार है सर? जो ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं वही अफवाह उड़ाते हैं। हाँ, फायदे के लिए। हाँ, फायदे के सही लिए। बात है। सही बात है। चलिए पंकज सर, अभी आपको फिर से लाएंगे हम। मयंक जी अगर हमें सुन पा रहे हो तो चलिए, तो अभी हम अनुराग सर से फिर एक प्रश्न कर देते हैं। एक प्रश्न हमारा सर ये है कि ये जो मैनेजमेंट वगैरह से रिलेटेड पिछले पिछले पेपर्स में जो मैनेजमेंट और बाकी जो कोटेशंस आए थे बहुत सारे, अभी कोटेशन बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहे हैं।
परीक्षाओं जी में कि यह कथन किसका जी है। तो यह जो कथन जी वाले जी क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ज्यादा वीक होता है, नॉर्मली इतने कथन रटे नहीं जा पाते और बड़ी दिक्कत होती है। इसकी तैयारी आपने कैसे करी थी? क्योंकि 47 में भी कथन से प्रश्न बहुत आए थे, 50 में भी कथन के प्रश्न देखने को बहुत मिले थे। जी जी तिवारी जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और वाकई में ये परीक्षा में डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स कई बार लक बाई चांस भी लोग सही कर जाते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण होता है। और जब पेपर सेटर के पास में क्वेश्चंस बनने को जाते हैं, आजकल एजुकेशन में बहुत बड़ी समस्या है कि क्वेश्चंस जो डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं, जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं सेलेक्टर्स और नॉन सेलेक्टर्स के बीच को, जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वो क्वेश्चंस मिलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं और बहुत सारे विवादित क्वेश्चंस भी हैं। ऐसे में जो कुछ महत्वपूर्ण कोटेशंस होते हैं जो एज सच कह दिए जाते हैं, अगर बिल्कुल उनकी भाषा वही रहती है, तो वो किसी विशेषज्ञ के द्वारा ही, किसी शिक्षा शास्त्री के द्वारा ही, या जिस विषय का वो शिक्षाविद है उसके द्वारा ही कहे जाते हैं। इसलिए पेपर सेटर्स जानबूझकर ऐसे क्वेश्चंस रखते हैं उसमें, ये डिस्ट्रैक्ट कर दें। तो ये लक पर भी बहुत महत्व डिपेंड करता है। और दूसरी बात ये होती है कि अगर मैंने ये देखा है कि एजुकेशन सब्जेक्ट जो है, बीएड जो है, शिक्षा, इसमें बहुत ही अनुभवी लोग हैं, बहुत वर्षों से लोग लगे हुए हैं, तो वो लगातार उन्होंने कई बार उन कोटेशंस को पढ़ रखा है। तो आप ये जान लीजिए कि अभी आप अगर मुझसे पूछोगे तो 100-200 कोटेशंस ऐसे ही याद है। तो ये सब अनुभव के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने कितनी बार उनको पढ़ रखा है। तो शिक्षक जितने भी बहुत हमारे बड़ी ह्यूमैनिटीज बातें आप कह रहे हैं सर, बहुत सारी बातें तो मेरे दिल को आपकी एकदम छू गई हैं। बहुत एक बात आपने ये कही थी कि आपको बीएड में एक विषय नहीं पढ़ना है, आपको बीएड जी में जी 10 विषय पढ़ना है। अगर फिलोसॉफिकल 10 विषय। फाउंडेशन पढ़ना है तो आप फिलॉसफी की जनरल अंडरस्टैंडिंग नहीं रखेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सर मैं अपनी बात बताता बिल्कुल हूं कि समाज शास्त्र जो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन के क्वेश्चन है उसको करने में मुझे दिक्कत होती थी, समझ नहीं आता था। फिर मैंने ये गुप्ता शर्मा की किताब है, आप लोगों को बताऊंगा मैं कि गुप्ता शर्मा की जी ये समाज शास्त्र की किताब है। तो पहले जी क्या जी होता जी था कि समाज शास्त्र के वो सिंपल सिंपल चीजें मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब ये गुप्ता शर्मा वाली मैं समाज शास्त्र की किताब पढ़ा तो वहां से मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। क्योंकि जो एजुकेशन के राइटर्स ये सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन में एजुकेशन को मिक्स करके लिखते हैं, उनकी बातें प्रॉपर जो बुनियादी होती है, फंडामेंटल होती है, उससे हटके होती है, जो समझ में नहीं आती हैं। तो जी जी अभी जी मैं जी लोगों को इसी के साथ सजेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो 10 विषय आप पढ़ते हैं, जिसमें आप फिलॉसफी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो आप जनरल जो सब्जेक्ट होता है, जैसे मैं बताता हूं आपको, अगर आपको साइकोलॉजी पढ़ना है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन पढ़ना है, तो आप अरुण कुमार सिंह की जनरल साइकोलॉजी की किताब अगर पढ़ लें तो आपको एजुकेशन में साइकोलॉजी की गलतियां आप नहीं करेंगे, आप बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इसी तरीके बिल्कुल से बिल्कुल आप अगर मैनेजमेंट वाले क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप एमबीए की कोई जनरल किताब पढ़िए। आप मैनेजमेंट जी का जी जो एजुकेशन वाला बंदा लिखा है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे आधा अधूरा समझ में आया है, उसने तो लिख दिया मैनेजमेंट। लेकिन आप एमबीए वालों की मैनेजमेंट की कोई किताब उठा के और उसमें जो मैनेजमेंट के सिद्धांत बहुत सारे होते हैं उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि हाँ ये कहना क्या चाहता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जी जी सोर्स आप बेसिक में जाके देखिए, जहां से चीजें निकली हैं उठी हैं, अगर आप वहां जाके चीजें देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ताजमहल के बारे में अनुराग जी हमें बताएं तो हम कुछ समझेंगे, लेकिन ताजमहल आगरा जाके अगर हम देख के आएंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बनेगी। तो इन 10 विषयों को आप विषयों के मूल तक जाके, जड़ तक जाके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी गलतियां नहीं होंगी, जो एरर होता है नहीं होगा। मयंक जी नहीं जुड़ जी पा रहे हैं तो और भी कुछ चीजें मैं एटीट्यूड के ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि जी जी नॉर्मली जी ऐसा होता है सर कि मैं भी जब तैयारी करता था, कुछ भी करता था, जैसे नेट जेआरएफ भी देता था तो मन में लगा रहता था नहीं होगा यार, जेआरएफ नहीं होगा, नेट भले हो जाए जेआरएफ होने की संभावना कम लग रही है। तो ये एक पेंडुलम की तरह लोगों का माइंड जो है झूलता रहता है, उसमें क्या मेंटेलिटी रखना चाहिए, शॉर्ट में बताइए अनुराग सर। जी 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 सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि एटीट्यूड कैसा होना चाहिए आपका। इसमें आपको पहले से ही मानकर चलना है कि मैं ये करूंगा और मैं ये करने में सक्षम हूं। जब तक आप में ये भावना नहीं आएगी तब तक पूर्ण रूप से आप अपने जो लक्ष्य है उससे जुड़ नहीं पाएंगे। लक्ष्य से इमोशनली जुड़ना बहुत आवश्यक है आपको। जब तक आप मानसिक और शारीरिक रूप से, मतलब शरीर भी, प्रतिपल प्रतिक्षण आपके मन से वो लक्ष्य हटना नहीं चाहिए। यहां तक कि दिन भर जो आपने अध्ययन किया है, दिन भर अध्ययन करने के बाद में जब आप सोने के लिए जाते हैं तो
10-5 मिनट का समय निकाल के बिल्कुल शांत मन से ये चिंतन करिएगा कि आज जो पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा था। ये सारी चीजें जब आप चिंतन लेवल पे ले जाते हैं, रिफ्लेक्टिव अंडरस्टैंडिंग से भी ऊपर रिफ्लेक्टिव लेवल पे जब चीजें चली जाती हैं, तो वो आपके परमानेंट मेमोरी जो होती है उसमें जाके समाहित होती जाती हैं। ऐसे में फिर जो भूलने वाली बातें हैं वो बहुत पीछे रह जाती हैं। तो एटीट्यूड आपका बहुत मायने रखता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है। आपको हमेशा ये मानकर चलना है कि जिस परीक्षा के लिए मैं जा रहा हूं, जिसका मैं मन बना चुका हूं, मैं उसके काबिल हूं और मैं ये करके रहूंगा। इस वर्ष नहीं होगा तो अगले वर्ष होगा, और अगला कोई चांस मिलेगा तो उसमें जरूर होगा। और मैं ये कहता हूं कि अगर आप अपनी पढ़ाई का आनंद ले पा रहे हैं, मतलब सबसे मेन चीज वो ब्लिस, अगर आप में ब्लिस जैसा फीचर आ गया है कि आप अपनी अध्ययन का आनंद ले पा रहे हैं, जिस परिस्थिति में भी हो, जिस संघर्ष की स्थिति में भी हो, आपको उन सबको भूलकर केवल अपने अध्ययन का आनंद लेना है। मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि सफलता आपके कदम चूमेगी, और न केवल सफल ही होंगे, बाकी जो आपने अध्ययन किया है वो आपको अध्यापन में बहुत काम आने वाला है। बिल्कुल सही क्योंकि मैं इतने कॉन्फिडेंस से 2 घंटे 3 घंटे की लगातार क्लास अपने बीएड में ले पा रहा हूँ मात्र 6 महीने के उसमें, और इससे पहले मैंने हायर एजुकेशन में कभी नहीं पढ़ाया था। लेकिन 1 to 5 से लेके और 12 तक पढ़ाने का मेरा पूरा अनुभव है। मैं सारे स्टेप पार करके आया हूँ। पहले प्राइमरी में था, उसके बाद में जूनियर हाई स्कूल में, नवोदय विद्यालय, टीजीटी पीजीटी एजुकेशन, और अब हायर एजुकेशन में हूँ। तो मुझे 2 घंटे भी बोलने में कोई झिझक नहीं होती है किसी भी टॉपिक पर। और मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा हास्यास्पद लगेगा, अभी मेरे जो बच्चे हैं वो कह देते हैं कि सर तो गूगल सर हैं। वो निकनेम उन्होंने रख दिया कि इनसे तो किसी भी टॉपिक पे बात कर लीजिए और ये तो चुपते ही नहीं है, बोलते रहते हैं। तो ये उसी का ही प्रतिफल है कि लगातार आप अध्ययनरत रहेंगे तो वो सफलता के बाद में भी आपको काम आने वाला वो है। बात सर, आपने अपने चरितार्थ कर दिया है। उस बात को आपने बहुत बेहतर तरीके से चीजें बताई हैं। और एक बात इसमें मैं कोट करना चाहूंगा कि आपकी तैयारी कभी जाया नहीं जाती है। जिस तरीके से जी जी, गुब्बारे में पहली फूंक जाती है, उसके बाद दूसरी जाती है, तो कुमुलेटिव तरीके से इकट्ठी होती चली जाती है, और क्यूमुलेटिव। बाद में गुब्बारे का साइज बढ़ जाता है। तो उसी तरीके से आपकी तैयारी धीरे धीरे होते होते चीजें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल सही आपने बताया। मयंक जी हमारे उपलब्ध हो गए हैं हमारे स्क्रीन पर। तो सबसे पहले इनका परिचय देंगे। ये एक तरीके से मैं कहूँ तो हर छोटे छोटे कदम पे हमेशा साथ देते हैं जो चीजें होती हैं। इन्हीं से मैंने रिक्वेस्ट किया था पर्सनली कि सर थोड़ा सा बीएड वाले कम डिमांड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के साइड से मैं इनको धन्यवाद दूंगा, अपने व्यूअर्स के साइड से, कि सर ने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है, सर ने अरेंज किया है। क्योंकि दोनों सर जो हैं आए हैं, पंकज सर, अनुराग सर, सर के मित्र हैं और सर ही लेके आए हैं। तो सर को अपने साइड से, आप लोगों के साइड से पहले हम धन्यवाद कहते हैं। और उसके बाद मयंक सर को मैं बुलाऊंगा कि आप थोड़ा बुक लिस्ट जो है उसके ऊपर बात करें कि कहाँ से कौन सी यूनिट को कवर करें लोग, ताकि प्रॉपर सिलेक्शन हो सके उनका। सर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर विनीत तिवारी सर का कि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन युवा प्रतियोगियों के लिए आपने दिया है और आप लगातार निरंतर मार्गदर्शन दे रहे हैं। बिल्कुल एक निशुल्क तरह से, पुनीत कार्य की तरह से जो आपका यह कार्य है, निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए अनुकरणीय है। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने इस मंच पर हम लोगों को आमंत्रित किया, और हम लोग भी आपको देखते हुए कहीं ना कहीं आप पहले सेलेक्ट हुए, और आपके मार्गदर्शन में ही हम लोग आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि मेरे चयन में भी आपका एक हाथ है। तो इसके लिए भी मैं आपके सभी व्यूअर्स के सामने मूर्त रूप में कह रहा हूं कि वास्तव में डॉक्टर विनीत तिवारी सर का जो मार्गदर्शन है एक उच्च स्तरीय मार्गदर्शन है। और आप लोग सर के साथ जुड़े रहें। सर आपको न सिर्फ आपकी तैयारी के दौरान, वरन यदि आप सिलेक्शन पा जाते हैं उसके बाद भी, चयन उपरांत भी आपकी जो समस्याएं होंगी, आपकी जो सर्विस रिलेटेड समस्याएं होंगी, काफी गहन जानकारी है आदरणीय डॉक्टर विनीत तिवारी सर को। तो निश्चित तौर पर मैं आप सबसे यही आपको सलाह दूंगा कि डॉक्टर विनीत तिवारी सर के से जुड़े रहें और सर का मार्गदर्शन लेते रहें। आज सर ने हमसे हमसे बात करके कहा था कि एक ऐसी कक्षा आयोजित की जाए जो आने वाले भविष्य के असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड और असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन विषय में उनके लिए एक मार्गदर्शन हो। तो मैंने निवेदन किया डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी और डॉक्टर पंकज गुप्ता जी से, तो वो मेरे निवेदन पर आए। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और सर्वप्रथम मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम मयंक त्रिवेदी है, मैं लखनऊ से हूँ, और मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो पूरी लखनऊ में ही हुई है। और लखनऊ और कानपुर के आसपास क्षेत्र से ही मैंने पूरी अपनी शिक्षा अर्जित की है। और इस समय मैं बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी में
के बीएड विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। जुलाई में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और मैंने इंटर के बाद बीएससी किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, और उसके बाद मैंने बीएड किया, फिर उसके बाद मैंने एमएड किया। एमएड मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से किया और सीएसजीएम यूनिवर्सिटी कानपुर में एमएड करते हुए ही 2013 में मेरा एमएड हुआ था, और एमएड करते हुए ही मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। और जेआरएफ जैसे ही मेरा क्वालिफाई हुआ एमएड कर, वो उसमें मैं कहूंगा कि मेरे बड़े भाई डॉक्टर मंजुल त्रिवेदी जी हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनके मार्गदर्शन में ही, उनके पीछे पीछे उनके पदचिन्हों में आगे बढ़ता रहा। मैं भी मेरे यहाँ भाई, पे बड़े भाई रोकना डॉक्टर मंजुल चाहूंगा, त्रिवेदी आपने जी। उनका नाम ले लिया है जी सर, तो मैं उनको यहाँ से प्रणाम भेज रहा हूँ कि उनका जी बहुत सहयोग जी मुझे समय समय पर मिलता रहता है, और ये को आइकॉन पर्सनालिटी है हमारे लिए भी, तो मैं उनको भी प्रणाम बिल्कुल कर सर, दूं क्योंकि बिल्कुल। उनका नाम आ गया है सर। जी जी जी। तो डॉक्टर मंजुल त्रिवेदी जी मेरे मेरे बड़े भाई हैं, मेरे गुरु हैं। मेरी जो भी उपलब्धियां हैं कहीं ना कहीं उनके अनुकरण स्वरूप ही हैं। तो डॉक्टर मंजुल जी के अनुकरण में मैंने भी, जब उनका जेआरएफ हुआ तो मुझे एक प्रेरणा मिली कि जब मेरे बड़े भाई साहब कर सकते हैं तो उनके अनुकरण में मैं भी कर सकता हूँ। तो यह बात होती है कि आप प्रेरणा कहाँ से लेते हैं। निश्चित तौर पर आपके सामने यदि आप जो भी कार्य करना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में कोई एक मार्गदर्शक आपका होना चाहिए, और आप होनी चाहिए जिसका आप अनुकरण कर सकें। तो मैं अनुकरण और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ा। एमएड करते हुए मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया, लेकिन उसके बाद ये प्राथमिक शिक्षक की भर्ती हुई, जिसमें मेरा चयन हुआ। पहली लिस्ट में ही मेरा चयन हो गया, 72,000 बैच से मैं पहली लिस्ट में चयनित हुआ। तो वहां पर दुविधा मेरे साथ आई कि मैं जेआरएफ के लिए आगे बढ़ूं या सरकारी सेवा में बढ़ूं। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो सरकारी सेवा का क्रेज होता है, मैंने तो घर में कहा कि नहीं, मुझे रिसर्च करना है बड़े भैया के सानिध्य में। तो लेकिन चूंकि सरकारी सेवाओं का एक अलग ही क्रेज होता है तो उसको आप छोड़ भी नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको तय करना होता है कि क्या करें आगे। तो चूंकि जेआरएफ में नेट इंक्लूड होता है, तो नेट अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप उस दिशा में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये जॉब छोड़ दी तो फिर आप इस दिशा में वापस नहीं आ पाएंगे। तो वहां से मैंने डिसीजन लिया कि मैं, ठीक है, मैं सरकारी सेवा में जाऊंगा। और 2015 में स्टार्टिंग में ही मेरी ज्वाइनिंग हो गई और बेसिक शिक्षा 7 वर्षों तक मैंने बेसिक शिक्षा विभाग में। इस दौरान मैंने, चूंकि पारिवारिक दृष्टिकोण से भी मुझे या मुझसे अपेक्षा की गई कि मैं सिविल लाइन में जाऊं और वहां उसकी तैयारी करूं, तो कुछ वर्षों तक या कुछ समय तक कहें कि मैं उसके लिए भी प्रयासरत था। लेकिन जो मेरा मूल नेचर था वो कहीं ना कहीं, मैं बचपन से ही, मैं हाई स्कूल में भी जब था तो मैं अपने साथियों को पढ़ाया करता था। तो वो जो मेरा नेचर था पढ़ने और पढ़ाने का, तो वो मैं नहीं छोड़। तो बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं टीचिंग क्षेत्र में जाना मेरा ज्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले आपको यह तय करना होगा। जैसे हमारे जो युवा प्रतियोगी हैं वो अक्सर यह भूल कर बैठते हैं कि मैं इधर भी जाऊंगा उधर भी जाऊंगा। तो हमें यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा अपने अनुभव से कि आपको सबसे पहले एक मार्ग निश्चित करना होगा कि आप किस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर उस मार्ग में बढ़ने के लिए आपको कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपको अगर एक ही लाइन में आगे बढ़ना है, आप जहां भी जाए, जिस भी क्षेत्र में आप जिस भी क्षेत्र का चयन कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में आप सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करिए। तो अंततः मैंने यही डिसाइड किया कि मैं इसी क्षेत्र में जाना चाहूंगा। और मैंने परीक्षा की तैयारी प्रारंभ की बड़े भाई के सानिध्य में। और उसके बाद मैं निरंतर परीक्षा देता रहा। और जब 47 विज्ञापन आया तो उसमें मेरा इंटरव्यू के लिए मैं क्वालिफाई हुआ। तो मुझे लगा कि हाँ, अब तो कहीं ना कहीं मैं इस स्तर पर पहुंच गया हूँ कि मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूँ। तो जब मैं उसके लिए मैंने क्वालिफाई किया इंटरव्यू में, हालांकि कुछ अंकों से मैं वहां पर सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये परीक्षा है जिसमें मैं सफल हो सकता हूँ। मैंने इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू किया और प्राथमिक शिक्षा में कार्यरत रहते हुए ही मैंने अपनी दिनचर्या का कुछ ऐसा
शेड्यूल बनाया कि मैं अपने 6 घंटे जो स्कूल में होते थे उसके बाद का मैंने कुछ ऐसा शेड्यूल निश्चित किया कि मुझे अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो निश्चित तौर पर मुझे और अध्ययन करना होगा। जेआरएफ करने के बाद जब मैं बेसिक शिक्षा में आया तो कुछ जरूर कुछ समय तक भटका हुआ, इधर उधर भटके, लेकिन अंततः यह तय करना होगा आपको कि आपको कहीं ना कहीं एक राह पकड़नी होगी। तो निश्चित तौर पर वो राह मुझे इस 47 विज्ञापन ने दिखाई। उसके बाद मैंने इसी पर आगे बढ़ना प्रारंभ किया। और आमतौर पे जब कठिनाइयां आती हैं तो यह आप पर तय होता है कि आप कठिनाइयों को कैसे लेते हैं। वो जो कोरोना महामारी आई, मैं 47 में पूर्ण रूप से चयन नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद मैंने इसी पर आगे बढ़ना शुरू किया। जब कोरोना महामारी आई तो वहां पर स्कूल बंद हुए या स्कूल खुले भी तो वहां पर टीचर्स को जाना अनिवार्य कर दिया गया कि आप जाइए। तो वहां पर और लोग जो कह सकते हैं कि निराशा में कोरोना महामारी उससे भय के कारण बाहर नहीं निकल रहे थे, तो हम लोग क्या करते थे, स्कूल में गए, स्कूल जा रहे थे और उन्हीं दिनों कई अच्छी वीडियो सीरीज प्रारंभ हुई थी और कई अच्छे प्रोफेसर्स हमारे बीच जिनको हमने कभी देखा नहीं था उनके वीडियो लेक्चर्स आने लगे। तो उस महामारी, उस समस्या को मैंने एक माध्यम बनाया कि इस समस्या के दौरान हम लोग इसी अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उस दौरान हम घर में थे या विद्यालय में भी थे तो वहां पर भी चूंकि जब बच्चों तो वहां पर मैंने जो ये वीडियो सीरीज चल रही थी, डॉक्टर सोमू सिंह जी की एक बहुत ही शानदार वीडियो से सीरीज उन्होंने चलवाई थी, साथ ही साथ मधुमेह नीरज जी उनकी काफी अच्छी सीरीज चलाई थी। डॉक्टर विनीत तिवारी सर का चैनल उस समय एक अपने ही अलग ही शबाब पे था, एक शानदार मार्गदर्शन दे रहा था। तो ऑनलाइन माध्यम का प्रयोग हम लोगों जो पहले अब इस तरह से नहीं कर रहे थे, ट्रेडिशनल तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक नया माध्यम जब हमें मिला हम लोग उस पे और आगे बढ़े और वहां पर अच्छे से तैयारी करना प्रारंभ किया उन वीडियो के माध्यम से। और इंटरनेट का प्रयोग करते हुए मैं आगे बढ़ा वहां पर और अच्छे से मेहनत करने का प्रयास किया। और उसके बाद मैं आगे परीक्षाओं के लिए प्रयासरत रहा। और जैसा कि मैंने कहा कि जब समस्याएं आती हैं तो आपको तय करना होता है कि उन समस्याओं में आपको जकड़े रहना है या उन समस्याओं से आगे बढ़ना है। तो आपका यह एटीट्यूड, आपकी अभिवृत्ति यह तय करती है कि आप किस दिशा में जाएंगे। तो यदि आपके सामने किसी प्रकार की समस्या आए तो उस एक ऐसा एटीट्यूड रखिए कि उन समस्या में ही आपको अपना व्यक्तित्व निखारना होता है। तो उसमें हम लोग आगे बढ़े। और उसके बाद जब यह विज्ञापन 50 आया तो उससे पहले एक पीजीटी की परीक्षा आई थी, मैं उसका भी जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि पीजीटी मैं प्राइमरी में था तो ये था कि ठीक है इसी क्षेत्र में आगे बढ़े, जैसे अनुराग जी आगे बढ़ रहे थे प्राइमरी से जूनियर, जूनियर से इंटर, तो ये सबकी ललक रहती है आगे बढ़ने की। तो मूल प्रवृत्ति है कि हमें अगर सकारात्मक दृष्टिकोण है तो हम आगे बढ़ना चाहेंगे। तो जो पीजीटी का एग्जाम आया था, विशेष तौर पे मैं जब तैयारी कर रहा था, परीक्षा केंद्रित तैयारी मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको परीक्षा केंद्रित होना पड़ेगा। तो मैं उस दौरान परीक्षा केंद्रित हुआ और मैंने पीजीटी की तैयारी की। और उन दिनों मैंने काफी मेहनत किया और घर में या स्कूल में जहां भी मुझे समय मिलता था मैं पूरा उसका उपयोग करता था। अलग अलग तरह की किताबें, जो भी मुझे जहां भी मटेरियल मिलता उसका, यूट्यूब में जो मुझे अच्छे चैनल मिलते उन दिनों उसका मैं प्रयोग करता, किताबों का प्रयोग करता। तो कहीं ना कहीं वो एक दौर था कोरोना का जो दौर था उसने मुझे काफी हद तक इस सफलता की ओर अग्रसर किया। तो मैं उसका वाकया बताना चाहूंगा कि पीजीटी में जैसा अनुराग जी अभी बता रहे थे कि जब गोला काला करते समय आपकी क्या एटीट्यूड होता है अंत के समय में, तो मैं पीजीटी में सफलता के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त हो चुका था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी तैयारी ऐसी हो चुकी है मैं इसमें पूर्ण रूप से सफल हो जाऊंगा। और मैं बड़ा कॉन्फिडेंस से होकर के परीक्षा में गया और उस परीक्षा में मैंने बहुत अच्छा स्कोर भी कर लिया था और टिक कर लिया था कि हाँ मुझे ये करने हैं। लेकिन अंत में जब गोला काला करने की बात आई, जब सर्कल करने की बात आई, तो मैं आपको मतलब मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मैंने अंतिम समय में बदल दिया कि मैं शायद मुझे लग रहा है इसमें ये नहीं, इसमें ये नहीं। तो उन 7 प्रश्नों को मैं आपको सच बता रहा हूँ कि वो 7 के 7 प्रश्न मेरे गलत हो गए। जो फाइनल आंसर की आई तो मैं एक या कहें कि एक क्वेश्चन से इंटरव्यू के लिए भी क्वालिफाई नहीं हुआ।
तो वो मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई कि बताइए ये हमारे लिए यहाँ पर आपको देखना होगा कि आपकी कैसा एटीट्यूड है, आप अपने जो आपका जो नॉलेज है उस पर आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं या नहीं है, उस पर आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत करिए। फिर वो मेरे लिए सीख हुई। उसके बाद कुछ संघर्षपूर्ण जीवन हुआ मेरे साथ, एक घटना घटित हुई जिसमें मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ, काफी सारी निराशाएं आई। उस पल ने मुझे निराशा दी और उसके बाद मेरे हाथ में भी फ्रैक्चर हुआ। लेकिन आप मानिए कि यही होता है, जब आप अगर समस्या में हैं, अगर आप उस समस्या से निकल करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आप यकीन मानिए कि मेरा हाथ में फ्रैक्चर था, टूटा हुआ हाथ था, और मैं टेबल पर बैठा रहता था और वो टूटा हाथ लेकर के एक लेफ्ट हैंड में तकिया रख के करता था और मैं पढ़ाई करता रहता था। तो मैंने जज्बा, कह सकते हैं कि मैं जज्बा मैंने बनाए रखा कि ठीक है, जितनी भी समस्याएं, मेरा पीजीटी में चयन नहीं हुआ, मेरा हाथ टूट गया, बहुत सारी समस्याएं, लेकिन मैंने ये तय किया कि जो अगले आने वाली परीक्षा है विज्ञापन संख्या 50, मुझे इसमें किसी भी हाल में सफलता अर्जित करनी है। तो मैं उसी में, चूंकि मैं पीजीटी में की तैयारी के दौरान और आगे जो परीक्षा थी उनकी लगातार मैं तैयारी कर रहा था, तो उसी के दौरान मैंने एक ऐसा अध्ययन कर लिया था, मुझे लग रहा था, कॉन्फिडेंस हुआ था कि मैं इसको कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर सकता हूँ, और उसी में मैं फुल कॉन्फिडेंस होकर के गया। और जो पीजीटी में मैंने जो गलतियां की थी, उन गलतियों से मैंने सीख लिया, और जो पूर्व में जो भी एग्जाम हुए उनसे मैं गलतियां जो भी थी उनसे मैंने पूर्ण सीख लिया, और मैंने तय कर लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं क्वेश्चन को ये सोचूंगा कि जो पहली बार मैंने दिमाग में आया, मेरे जो पहली बार मैं सोच रहा हूँ, अगर यह सही है तो कहीं ना कहीं आपके अगर अचेतन मन में कुछ अगर स्टिक किया है, तो कहीं ना कहीं अगर आपका कुछ कंफ्यूजन भी है तो वो निश्चित तौर पर वो वहीं पे दूर होना चाहिए। ये नहीं कि आप उस पे उसको लेकर के आप फिर से अंतिम समय में ऐसा कंफ्यूजन करें। तो मैंने पहले ही तय कर लिया कि इस बार बदलूंगा नहीं, अपनी पूरी स्ट्रेटेजी के साथ मैं फुल कॉन्फिडेंस होकर के गया। और अब मैंने सोच लिया था, परीक्षा के प्रति अगर अभिवृत्ति की बात करें, तो मैंने यहाँ पर सोच लिया था कि मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है, जितना खोना था खो चुका हूँ, जो भी है सारा आसमान पाने के लिए है। पीजीटी गई, मैं अभी भी कार्यरत हूँ, मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो मुझे पाना है और वो मैं पा सकता हूँ। तो निश्चित तौर पर फुल कॉन्फिडेंस हो करके बिल्कुल रिलैक्स मोड में मैं परीक्षा देने गया और एक अच्छा स्कोर करके गया। मैं अपने कई साथियों के साथ गया था, 4-5 लोग मेरे साथी, जैसा कि अनुराग सर बता रहे थे कि आप रूम लीजिए और ये कीजिए, हाँ मैंने वो किया था, लेकिन मैं चूंकि सुबह ही सीधे इलाहाबाद के लिए गया था, तो समय जो उन्होंने कहा कि समय विशेष होता है, तो उसके लिए मैं इलाहाबाद के लिए सुबह मॉर्निंग में ही निकला। ये नहीं किया कि एक दिन पहले आप पहुंचे, तो मुझे लगा शायद कुछ व्यवस्था ना हो, तो मैं डायरेक्ट वहीं पे पहुंचा सुबह ही। कह सकते हैं कि 2 बजे मैं रात को निकल लिया और सीधे वहां में पहुंचा। तो ये तो बात हुई, मैं बात कर रहा था एटीट्यूड की और अपने बारे में कुछ बात कर रहा था, मुझे लगता है शायद लंबा हो गया हो, तो नहीं, लेकिन मैं अब आगे बहुत ही बढ़ता अच्छा हूँ। आपने बताया, ये मोटिवेशन जी का काम करेगा लोगों के लिए सर। जी जी जी। तो मैं यही कहूंगा, इस जो भी मैंने कहा, जो भी चीजें बताई, अगर आपको अतिशयोक्त लग रही हो तो कहीं कहना मैं, मेरा जो अनुभव है, समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, आपके जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत से लोग परिवार वाले लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ